Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 16 December 2022. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. First question is ICDS gives immunization services to ICDS program किसे इम्यूनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है? ऑप्शन ए चिल्ड्रन बिलो 6 इयर्स 6 साल से कम उम्र के बच्चों को। ऑप्शन बी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ऑप्शन सी ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग राजस्थान CHO एग्जाम ICDS. The right answer is option C, A and B both. आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ICDS का फुल फॉर्म होता क्या है? ICDS स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कर लीजिए। ICDS वह प्रोग्राम है जो कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों, प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर्स को इम्यूनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा इस प्रोग्राम के तहत 6 साल से कम उम्र के बच्चों को खाना, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, ये फैसिलिटी भी इस स्कीम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में ICDS प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो आप बता सकते हैं 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को ICDS प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये कॉन्सेप्ट भी ICDS के अकॉर्डिंग ही इम्प्लीमेंट किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आंगनवाड़ी सेंटर्स किस स्कीम या प्रोग्राम के तहत ओपन किए गए, तो आप बताएंगे ICDS प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is measure of central tendency? सेंट्रल टेंडेंसी में मीजर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेशियो। Important question from research subject. It can be asked. The correct answer is option A, mean. याद रखिएगा सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीजरिंग के लिए 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले है मीन, सेकंड आता है मोड और लास्ट आता है मीडियन। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 3 मीजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, मीन, मोड, मीडियन। मीन, मोड, मीडियन, इस तरह से आप इसे मगअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में किस किस स्टेप्स को इंक्लूड किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मैसेज, मीडिया, चैनल एंड फीडबैक। ऑप्शन बी मैसेज, रिसीवर, मीडिया
चैनल, ऑप्शन सी सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, ऑप्शन डी वर्बल, नॉन वर्बल, मैसेज, चैनल। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर 7 चीजों को इंक्लूड किया जाता है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले होता है सेंडर, जिसके दिमाग में कोई थॉट आता है, कोई आइडिया होता है, वो अपने इस थॉट को दूसरे व्यक्ति तक भेजता है, यानी सेंड करता है, इसलिए हम इसे सेंडर कहते हैं। इसके बाद सेंडर के द्वारा क्या भेजा जाता है? मैसेज भेजा जाता है, तो सेकंड हो गया मैसेज। फिर मैसेज को किसी माध्यम के थ्रू भेजा जाता है, जैसे मैं अपने आइडिया को आप तक पहुंचा रहा हूं, नॉलेज को आप तक भेज रहा हूं, तो मैं सेंडर हूं। मेरे द्वारा ये डिटेल्स भेजी जा रही हैं, ये मैसेज हैं, और मैं किसके थ्रू आप तक पहुंच रहा हूं? मैं एक चैनल के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक पहुंच रहा हूं, तो यूट्यूब ये एक माध्यम हो गया, चैनल हो गया। इसके बाद मैं अपने आइडिया को इस पूरे लेक्चर के थ्रू तैयार करके आप तक पहुंचाता हूं, तो मैं इस लेक्चर को तैयार करता हूं, यानी कि मैं एनकोडिंग कर रहा हूं, इस लेक्चर को तैयार कर रहा हूं। उसके बाद जब ये चीज तैयार होकर रात को 8 बजे आपके पास पहुंचती है, तो आप रिसीवर हैं, आप इसे रिसीव करते हैं। उसके बाद आप मेरी बातों को सुनकर समझ रहे हैं, मेरे द्वारा जो मैसेज तैयार किया गया है, क्लास तैयार की गई है, एनकोड की गई है, उसे रिसीव करके आप डिकोड करते हैं, यानी कि समझते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? डिकोडिंग हो जाएगा, आप इसे समझ रहे हैं। और उसके बाद मैं बीच बीच में जब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करके बताते भी हैं कि मुझे ये आंसर समझ आ चुका है, तो आप मुझे फीडबैक देते हैं। तो इस तरह से ये 7 चीजें हम फॉलो करते हैं। एक बार फिर से समझिएगा। सेंडर, मैसेज, चैनल, एनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। इस तरह से ये 7 स्टेप्स हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। होपफुली अब ये चीजें आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what recommendation is a nurse should given to a 55 years old patient with blood pressure of 150 by 90 mm of Hg? एक 55 साल के व्यक्ति का ब्लड प्रेशर यदि 150/90 mm of Hg आता है, तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप इस व्यक्ति को क्या एडवाइस देंगे? ऑप्शन ए, इट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर योर एज। आप इस पेशेंट से कहेंगे कि आपकी उम्र में इतना बीपी रहना नॉर्मल माना जाता है। ऑप्शन बी कहता है रीचेक योर बीपी 2 वीक्स लेटर। आप इस व्यक्ति को 2 सप्ताह बाद वापस आकर बीपी चेक करवाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, रीचेक योर बीपी आफ्टर 6 मंथ्स। आप इस व्यक्ति को 6 महीने बाद ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए कहेंगे। या फिर रीचेक योर बीपी आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद दोबारा से बीपी चेक करने के लिए उसे कहा जाएगा। What is the perfect advice for this 55 years old patient who is having the blood pressure around 150 by 90 mm of Hg? The right answer is option B. अगर आप पेशेंट को 1 साल या 6 महीने बाद आने के लिए कहेंगे, तो ये सही एडवाइस नहीं है। 55 ईयर्स के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर इतना नहीं होता। सो द राइट आंसर इज रीचेक योर बीपी 2 वीक्स लेटर। नॉर्मली यदि आपसे कहा जाए तो 139/80
89 से यदि ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो आप उसे हाइपरटेंशन का पेशेंट कह सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो आप उसे हाइपरटेंसिव पेशेंट कह सकते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर एक बार चेक करके आप किसी भी व्यक्ति को बीपी का मरीज डिक्लेयर नहीं कर सकते, हाइपरटेंसिव पेशेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप इस व्यक्ति को 2 सप्ताह बाद दोबारा बुलाकर इसका बीपी चेक करेंगे और अगर फिर बीपी आपको बढ़ा हुआ मिलता है तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति को हाइपरटेंशन हो सकती है। कई बार कोई व्यक्ति काफी दूर से पैदल चलकर आया है या फिर बहुत ज्यादा गुस्से में है तो भी इन दोनों सिचुएशन में उसका बीपी बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो जब भी आप पेशेंट का बीपी लें उसे बिल्कुल रिलैक्स होने दें और उसके बाद चेक करें और कम से कम 3 बार अलग अलग समय पर बीपी लेने पर यदि बीपी बढ़ा मिलता है नॉर्मल से तो उस सिचुएशन में आप उस व्यक्ति को हाइपरटेंशन का पेशेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइसल्फिराम एक्ट एज, डाइसल्फिराम ड्रग किसकी तरह एक्ट करती है? एंटाब्यूज की तरह, एंटीडोट की तरह, एनाल्जेसिक्स की तरह, एंटीपायरेटिक्स की तरह। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एंटाब्यूज। जो व्यक्ति अल्कोहल के एडिक्टेड होते हैं, शराब पीने के आदी होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए डाइसल्फाराम मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल कंजप्शन करने वाले व्यक्ति को डाइसल्फिराम ड्रग देने के बाद अगर वो अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी में अनप्लीजेंट इफेक्ट जैसे कि रैपिड हार्ट बीटिंग, नॉजिया, वॉमिटिंग, रेस्टलेसनेस ऐसे सिम्टम्स जनरेट होते हैं जिससे क्लाइंट धीरे धीरे अल्कोहल से दूर हो जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा इनटेक करते हैं उनमें इस ड्रग को देने पर अगर व्यक्ति द्वारा अल्कोहल लिया जाता है तो उसकी बॉडी में रेस्टलेसनेस, रैपिड हार्ट बीटिंग, नॉजिया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इन सिम्टम्स के आने पर व्यक्ति फिर धीरे धीरे अल्कोहल से दूर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डाइसल्फिराम डी एडिक्टिव या एंटाब्यूज की तरह इस्तेमाल होने वाली ड्रग है। एंटीडोट्स क्या होते हैं? किसी भी ड्रग की ओवरडोज या टॉक्सिक इफेक्ट आने पर उन्हें ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो एंटीडोट है। सिंपली कहें तो किसी भी दवा के असर को घटाने के लिए यूज की जाने वाली ड्रग एंटीडोट है। एग्जाम में अक्सर हिपेरिन का क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। हिपेरिन जो कि एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है, इसकी टॉक्सिसिटी होने पर हम प्रोटामाइन सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए और ये एंटीडोट का एग्जाम्पल भी है। एनाल्जेसिक्स की बात की जाए तो डाइक्लोफिनेक सोडियम आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एनाल्जेसिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो कि पेन को कम करती हैं, सिंपली आप इसे पेन किलर के रूप में जानते हैं। एंटीपायरेटिक की बात की जाए तो आप सभी का फेवरेट पैरासीटामोल, ये ऐसी मेडिसिन है जो कि फीवर को रिड्यूस करती है, फीवर को ठीक करती है, फीवर को कम करती है। ये सभी एंटीपायरेटिक मेडिसिन के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CHEB स्टैंड्स फॉर, CHEB का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। ऑप्शन बी, सेंट्रल हेल्थ एनवायरमेंटल ब्यूरो। ऑप्शन सी, सेंट्रल हेल्थ एजुकेटेड ब्यूरो।
ऑप्शन डी सेंट्रल हेल्थ एफिशिएंसी ब्यूरो। Which one is the correct option? The right answer is option A. CHEB stands for Central Health Education Bureau. Central Health Education Bureau. फ्रेंड्स, आपसे मैं ये एक बात कहना चाहूंगा, जब भी आप इस क्लास को अटेंड करें, एमसीक्यू क्लास को अटेंड करें, तो आप अपने साथ एक पेन और कॉपी जरूर रखें और हर क्वेश्चन का आंसर कॉपी में या कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो खत्म होने के बाद अपना स्कोर देखें, एनालाइज करें कि आपने आज की क्लास में कितने राइट क्वेश्चंस किए हैं। ऐसा करने से आपको आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा और हर गलत आंसर के होने पर उसे एक कॉपी के अंदर जरूर नोट डाउन करें। धीरे धीरे आपकी ये गलतियां सुधरती जाएंगी और आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर्ड इन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। 1987 में, 85 में, 84 में, 82 में। यस, एग्जैक्टली आप आंसर के बिल्कुल करीब हैं। यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट ईयर। 1984 के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। यहाँ पर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि इस गैस त्रासदी के अंदर कौन सी गैस लीक हुई थी। ये आपसे यदि पूछ लिया जाए तो बता सकते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस के रिसाव के कारण पूरे शहर में बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी। यही भोपाल गैस त्रासदी है। इसके बाद सेम विशाखापट्टनम में भी एक हादसा हुआ था जो कि रिसेंट है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, नोट कर सकते हैं। विशाखापट्टनम में 2020 के अंदर ये गैस ट्रेजेडी हुई थी और इसके अंदर जो गैस लीक हुई थी वो थी स्टायरिन। स्टायरिन गैस यहाँ पर लीक हुई थी। टेक स्क्रीनशॉट और नोट डाउन दीज नेम्स। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? 1984 में। और कौन सी गैस का लीकेज था यहाँ? मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद विशाखापट्टनम में 2020 के अंदर गैस लीक हुआ था, वहां पर स्टायरिन गैस देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया डिजीज कंडीशन इज ट्रांसमिटेड बाय। मलेरिया रोग किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? बाइट ऑफ एडीज मॉस्किटो, बाइट ऑफ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, bite of sandfly, bite of infected animal। बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मलेरिया प्लाज्मोडियम द्वारा होने वाली डिजीज कंडीशन है और ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने के कारण फैलती है। मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो यदि काट ले तो उससे मलेरिया रोग ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, agranulocytosis is characterized by। इनमें से agranulocytosis होने पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है? ऑप्शन ए एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन बी चेंज इन लेवल कॉन्शियसनेस,
ऑप्शन सी स्टिफनेस ऑफ नेक, ऑप्शन डी ल्यूकोपीनिया। The right answer is option D, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है डिक्रीज नॉर्मल WBC काउंट। अगर किसी व्यक्ति में WBC यानी कि ल्यूकोसाइट की संख्या कम हो जाए तो ये कंडीशन ल्यूकोपीनिया है। यहाँ पर देखिएगा, ल्यूक जो शब्द है इसका मतलब होता है वाइट, और इसके पीछे यदि आप साइट जोड़ दें तो ये हो जाएगा ल्यूकोसाइट यानी कि WBC। WBC को आप ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा, किसी भी शब्द के पीछे यदि पीनिया शब्द लग जाता है तो इसका मतलब होता है उसकी कमी होना। तो ल्यूकोपीनिया का मतलब है WBC का कम होना, और ये कंडीशन एग्रेन्युलोसाइटोसिस कंडीशन होने पर देखने को मिलती है। यहाँ पर जो एग्रेन्युलोसाइटोसिस टर्म दिया गया है इसे कई बार एग्रेन्युलोसिस के नाम से भी पूछ लिया जा सकता है। नोट कर लीजिएगा, ए ग्रेन्युलोसिस, या फिर इसे आप ग्रेन्युलोपीनिया भी कह सकते हैं। ग्रेन्युलोपीनिया, ये किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। Next question, important one. The definition of health by WHO includes all except वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हेल्थ की जो परिभाषा दी गई थी उसमें किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए मेंटल को, फिजिकल को, रिप्रोडक्टिव वर्ड को, या सोशल को। WHO की हेल्थ की डेफिनेशन में किसे इंक्लूड नहीं किया गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हेल्थ की डेफिनेशन आप यदि नर्स हैं तो आपके टिप पर होनी चाहिए, इसे आप जरूर याद कर लें। आइए जानते हैं क्या होती है हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO। A state of complete physical, mental, social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity। किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का डिजीज नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ वो व्यक्ति फिजिकल, मेंटल और सोशल रूप से हेल्दी होना चाहिए, फिट होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को आप हेल्दी या हेल्थ डिक्लेयर कर सकते हैं। A state of complete physical, mental, social well-being and not merely an absence of disease or infirmity। ये हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन है। अगर किसी व्यक्ति में कोई डिजीज नहीं है और वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो आप उसे हेल्दी नहीं कह सकते। तो कंडीशन क्या है? किसी भी प्रकार की डिजीज नहीं होनी चाहिए, फिजिकल, मेंटल और सोशली भी वो सही होना चाहिए, फिट होना चाहिए, तो आप उसे हेल्दी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर एनिमा द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर नीड टू बी रिलैक्स्ड, आइडेंटिफाई द पेशेंट एक्टिविटी दैट फैसिलिटेट्स रिलैक्सेशन। जब आप किसी पेशेंट को एनिमा लगा रहे होते हैं तो एनिमा लगाते समय नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सी एक्टिविटी करवाकर इस पेशेंट के एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर सकते हैं ताकि एनिमा ट्यूब इजीली रेक्टम में इंसर्ट की जाए, एनस में एंटर की जा सके। ऑप्शन ए सेपरेटिंग द बटक्स, आप बटक्स को अपने हाथों से सेपरेट कर सकते हैं, दूर दूर कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन बी लुब्रिकेटिंग द कैथेटर टिप,
आप कैथेटर की टिप पर लुब्रिकेशन लगा सकते हैं, चिकना पदार्थ लगा सकते हैं। ऑप्शन सी, इंसर्टिंग द कैथेटर स्लोली, आप धीरे धीरे कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। ऑप्शन डी, ब्रीथिंग आउट थ्रू द माउथ, आप पेशेंट को मुंह से बाहर सांस छोड़ने के लिए कहेंगे। बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे तो आपके लिए ये ट्रिक काफी हेल्पफुल रहने वाली है। जैसे मान लीजिए ये किसी क्लाइंट का रेक्टम है और ये एनाल ओपनिंग है, एनस है, तो यहाँ पर आपको दो ब्लॉकेज एरिया देखने को मिल सकते हैं। इन्हें आप स्पिंक्टर के रूप में जानते हैं, एक तरह से रुकावट कह सकते हैं आप। जब जो अंदर की साइड वाला है वो इंटरनल एनाल स्पिंक्टर कहलाता है और बाहर वाला एक्सटर्नल एनाल स्पिंक्टर कहलाता है। पेशेंट के वॉलंटरी कंट्रोल में पेशेंट जानबूझकर इस आउटर एक्सटर्नल जो स्पिंक्टर है इसे क्लोज कर लेता है, तो वो आपको एनिमा ट्यूब इंसर्ट करने नहीं देगा। और इस एनिमा ट्यूब को अगर इंसर्ट करना है तो आपको इस स्पिंक्टर को, इस गेट को ओपन करवाना होगा। और कौन सी एक्टिविटी इस गेट को या स्पिंक्टर को रिलैक्स करने में, ओपन करने में आपकी मदद करेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा, अगर आप अपने हाथों से बटक्स को सेपरेट करते हैं तो आपको ये ओपनिंग विजुअलाइज हो सकती है, ये स्पिंक्टर ओपन नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। कैथेटर की टिप को आप लुब्रिकेट से डिप करेंगे, यानी कि उसे चिकना बना देंगे लुब्रिकेट लगाकर, तो वो इजीली इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको स्पिंक्टर को ओपन करना पड़ेगा, वो इससे नहीं होगा। कैथेटर की टिप को धीरे से इंसर्ट करना इज नॉट द मेथड टू ओपन दिस स्पिंक्टर। तो फाइनली आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ब्रीथिंग आउट थ्रू द माउथ। जब भी आप पेशेंट को एनिमा लगा रहे हो तो उसे आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटा दें, बाई करवट पर लेटा दें। उसके बाद जब आप पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, आपने एनिमा कैन अपने हाथ में लिया, आपने एनिमा कैन की जो टिप है उसे लुब्रिकेट कर लिया, अब सब कुछ ओके है, तो आप पेशेंट से कहेंगे कि आप गहरी सांस इन करें और फिर उसे छोड़ दें, बाहर गैस निकालें। तो जैसे ही पेशेंट अपने माउथ से एयर को बाहर निकालता है, आपको उसी समय एनिमा ट्यूब को रेक्टम में पुश करना है, क्योंकि जब पेशेंट के द्वारा एयर को बाहर ब्रीथ आउट किया जा रहा होगा, तब उस समय ये जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर है ये ओपन हो जाएगा और तुरंत आप कैथेटर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपको एनिमा लगाना है तो उस समय क्लाइंट को ब्रीथ आउट करने के लिए कहेंगे, तेजी से सांस बाहर निकालने के लिए कहेंगे, क्योंकि इस एक्टिविटी से एक्सटर्नल एनाल जो स्पिंक्टर है वो ओपन हो जाता है और आप इजीली कैथेटर इंसर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट सफरिंग विथ हाई ब्लड प्रेशर शुड बी गिवन। अगर किसी व्यक्ति को हाई बीपी है तो उसे आप कैसी डाइट देंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाई प्रोटीन डाइट, लेस फाइबर डाइट, लेस सोडियम डाइट, लेस सैचुरेटेड फैटी एसिड डाइट। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को, हाई बीपी वाले पेशेंट को कौन सी डाइट ज्यादा देनी चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आपको ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को हमेशा ऐसी डाइट देनी चाहिए जिसके अंदर सोडियम की मात्रा कम से कम हो। सोडियम की मात्रा कम से कम हो, ऐसी डाइट देना बीपी वाले पेशेंट्स के लिए सबसे सही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी किस वर्ष इस्टेब्लिश की गई थी? 1950 में, 20 में, 39 में
या फिर 26 में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है 1920 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली के अंदर है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी कब इस्टेब्लिश की गई थी, नोट कर लीजिएगा। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आप नोट कर सकते हैं 1963 के अंदर हुआ था। इसे यहाँ से सेपरेट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी 1863 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी और इसके जो फाउंडर थे, नोट कर लीजिएगा, इसे प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके जो फाउंडर थे वो थे हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट। और इसका जो हेड क्वार्टर था वो था आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेड क्वार्टर था। इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जो कि प्रीवियसली पूछा भी गया है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या थे। 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये चीज भी आप नोट कर लीजिएगा, यहां से पूछी जा सकती है आपसे। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो आपका था ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी। उसके बाद में न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी। उसके बाद में इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस। उसके बाद में वॉलेंट्री सर्विस। उसके बाद में यूनिटी। और लास्ट में यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी। देखिएगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी 1863 के अंदर बनाई गई थी और इसके फाउंडर थे हेनरी ड्यूरेंट। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके द्वारा 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए गए थे। ह्यूमैनिटी, इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, इंडिपेंडेंस, वॉलेंट्री सर्विस, यूनिटी, यूनिवर्सलिटी। इस तरह से ये सभी प्रिंसिपल्स हैं। और इंडिया में रेड क्रॉस सोसाइटी कब इस्टेब्लिश हुई, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 1920 में, 1920 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो आप बताएंगे न्यू दिल्ली के अंदर। सो एवरीवन, ये थी हमारी आज की एमसीक्यू क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक आदि ग्रुप्स पर शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।